हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम पास करवाने की बहुत जल्दी में है और उसके अंदर मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं उसको हुकूमत के मुख्तलिफ लोग तो बता रहे हैं कि आइन को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी आप तफसील पढ़ें तो बज़ाहिर तासुर यही मिलता है कि ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए सिस्टम के ऊपर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कायम करने के लिए ये तरमीम तजवीज़ की जा रही है। 26वीं आइनी तरमीम के वक्त भी यही बार बार कहा जाता था कि अदालती निज़ाम की इस्लाह करनी है। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और बंदयाल जैसे जो जजेज़ हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बुरा हाल कर दिया, अब हमने अदालत को ठीक करना है। लेकिन उसके बाद इस्टेब्लिश ये हुआ कि 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जो आइनी बेंच बनाया गया तो उससे सुप्रीम कोर्ट की जो ऑटोनॉमी, जो इंडिपेंडेंस थी, जो रहनी चाहिए थी एक आला अदालत के पास इख्तियार और ताकत, वो हमने मुकम्मल तौर पर सलब कर लिया। इसी तरीके से 191 की जो प्रोविजंस थी उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया गया। अब इस तरमीम 27वीं के अंदर फर्दर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है जो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी मोहतरमा के दिल के बहुत करीब था। ये वो उस वक्त की अदालतों को कहती थी कि चमक के तहत फ़ैसले करती हैं, कैंगरू कोर्ट्स कहती थी। और उस वक्त वो कैंगरू कोर्ट्स इसलिए कहती थी कि IJI और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट बैक ग्रुप्स थे उसके तहत वो फ़ैसले ऐसे अदालतों से आते थे कि पीपल्स पार्टी को रगड़ा लग जाता था। और नवाज़ शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के जिस ज़माने में करीब होते थे, क्योंकि 2-2, 3-3 साल के साइकिल थे, कभी वो करीब होते थे, कभी वो जेल में या पाकिस्तान से बाहर होते थे, तो उस वक्त उनको वो अदालतें सपोर्ट करती थी। तो वो कैंगरू कोर्ट्स उसको भी उन अदालतों को कहती थी। उस वक्त आइनी अदालतों का भी तस्वर वो लेकर आई कि ये होना चाहिए ताकि एक आम आदमी तक इंसाफ मिले, जो असल केसेस हैं वो सुने जा चुके हैं। लेकिन आजकल की सूरत हाल उससे बहुत मुख्तलिफ और बहुत आगे जा चुकी है। एट द एंड ऑफ द डे क्या बनेगा अभी कहना बहुत ही कबल वक्त है। इसी तरीके से आर्टिकल 243 के अंदर जो तरमीम तजवीज़ की जा रही है, इससे कुछ मिलती जुलती चीज़ें 26वीं आइनी तरमीम के वक्त भी आई थी। PTI उससे बहुत शोर मचाया। मौलाना फजल रहमान जो थे उनके यहाँ बैठक सजती रही। मौलाना ने उस वक्त अच्छा प्ले किया, लेकिन एक ख़ास स्टेज के ऊपर जाकर मौलाना को भी मैसेज दिया गया कि या तो फॉल इन लाइन, अदरवाइज़ हम तुम्हारे बगैर ही ये तरमीम पास कर लेंगे। 1 या 2 बंदे चाहिए तो वो कि JUI के हों या किसी और पार्टी के हों, वो मैनेज किए जा सकते हैं तो तरमीम पास हो जाएगी। तो मौलाना साहब अल्टीमेटली जो थे वो उस हार्ड लाइन से पीछे हट गए। PTI वाले बार बार इमरान खान की इजाज़तनामा लेने जाते थे। PTI ने उसके ऊपर बहुत अच्छी सियासत नहीं की। उन्हें पब्लिकली कुछ इश्यूज़ के ऊपर पोजीशन लेनी चाहिए थी, जिसमें आइनी बेंच के ऊपर भी उन्हें पोजीशन इख्तियार करते हुए अंदर एक फ्रीक बनना चाहिए था। लेकिन वो पहले तो मुशावरत में शामिल रहे, मौलाना के ज़रिए मिलते भी रहे, आते भी रहे, जाते भी रहे, फाइनल स्टेज पर पीछे हट गए। अब शायद उनका वो वेट नहीं होगा। वेट इसलिए नहीं होगा कि हुकूमत उसके बगैर ये तरमीम कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी पास करवा के आगे निकल जाएगी। लेकिन क्या ये बहुत अच्छी चीज़ है? मैं पहले भी बार बार चीज़ एक दोहराता हूँ, आज फिर दोहराऊँगा कि NFC अवार्ड जो इसी तरमीम के अंदर एक हिस्सा है, वो आज कर लें, 6 माह बाद कर लें, साल बाद कर लें, वो हमें करना पड़ेगा, नागुज़ीर है। करना क्यों पड़ेगा कि आपने सूबों को वसाइल इतने ज़्यादा दे दिए हैं कि वो कचरे के डब्बे के ऊपर भी अपनी तस्वीरें छाप के वो पैसे ज़ाया कर रहे हैं। वफाक की पोजीशन ये है कि जो डेट सर्विसिंग और डिफेंस का ख़र्चा है वो हमारी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। जितना ज़्यादा हमारा बजट डेफिसिट हर साल होता है, उतने ज़्यादा हम बैंकों से कर्ज़ा उठाते हैं। 7-8 हज़ार अरब रुपया हर साल हम बैंकों से उठाते हैं, 10-12 हज़ार अरब रुपया सूद की मद में अदायगी करते हैं। तो ये एक ऐसा बैलेंस है जो वफाक को हमेशा कंगाल करके रखेगा और सूबों के पास इजाफी वसाइल होंगे जिसकी वो क्वालिटी स्पेंडिंग नहीं कर रहे। उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है, और उसको आप टाल भी नहीं सकेंगे। आपको नहीं करेंगे तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। इंटरनेशनली कितनी दफ़ा कौमें आएंगी या IMF या वर्ल्ड बैंक के पास आप जाएंगे और आपको बेल आउट करेगा। लेकिन बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं जिसमें अदालतों की आज़ादी शामिल हो, 243 की जो प्रोविजन शामिल हो, इसके ऊपर ऐसे इश्यूज़ हैं जब तक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो आप कर तो गुज़र सकते हैं, कर गुज़रेंगे आप, लेकिन क्या आप संभाल पाएंगे उसके बाद, ये एक बड़ा सवाल है। तो जो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं स्टूडियोज़ में, उनसे पूछे क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल कंसेंसस इवॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ PTI को कट टू साइज़ भी किया जा रहा है और PTI के अंदर से ही एक नई किंग्स पार्टी भी सामने आने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। सारा कुछ इसी महीने होगा और हमारे सामने महीने के आखिर के अंदर एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें पता चलेगा कि सियासत पहले से महफूज हुई है या पहले से ज़्यादा वल्नरेबल हो गई है। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको इसहाक डार साहब का एक स्टेटमेंट सुनवाते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि जल्दी तरमीम आएगी 27वीं और हम पार्लियामेंट के जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैंने वैसे पहले क्लैरिफाई कर दिया, आई अश्योर यू कि ये गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही आएगी और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। ट्वीट मैंने भी
देखी बिलावल भुट्टो साहब की, उन्होंने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं उन एरियाज पे बात हुई है। जो भी उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, ही हैज नॉट इंक्लूडेड एनी एरिया विच हैज नॉट बीन टॉक्ड और डिस्कस विद देम। बेहतर होगा कि हम उसको पहले इस हाउस में ले आए। तो मैं अश्योर करता हूं जी, जो भी प्रोसेस होगा दैट विल बी ट्रांसपेरेंट। तो मैं गुजारिश करूंगा, एक ये कि पहले इस हाउस में ले आए, दूसरी मेरी गुजारिश होगी कि इसको कमेटी को रेफर करें ताकि वो फुल पार्टिसिपेशन हो जाए। हम स्टेक होल्डर्स को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। खोखर साहब, जो 26 आईनी तरमीम के वक्त एक लतीफ़ा था कि लॉ मिनिस्टर से पूछा गया कि ड्राफ्ट किधर है, तो उन्होंने कहा अभी मैंने देखा नहीं। तो आई होप कि अभी तारड़ साहब जो है दोबारा ये बात ना कह दें कि मैंने 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट आ जाए फिर बात करूँगा। देखिए, जो मलिक साहब हमारी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है या जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत में, उनके पास कितनी स्पेस है, उनके पास कितनी लिबर्टी है आज़ादाना फैसले करने की, ये पूरा पाकिस्तान का बच्चा जानता है। वो जो कॉम्प्रोमाइज़ करके आए हैं हुकूमत में इन इलेक्शंस में, जो उन्हें फॉर्म 47 पकड़ाए गए, उन्होंने इसके नतीजे में उनके पास कोई स्पेस नहीं बची। उनको जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उन्होंने वो इंस्ट्रक्शंस मनोअन फॉलो करनी है। ड्यू प्रोसेस का इसहाक डार साहब का आपने क्लिप सुनाया, कौन सा ड्यू प्रोसेस कि जहां पर पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल तो है ही है। आज जिस पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर वो तकरीर कर रहे थे, उसके अंदर ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली है, सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली है। लिख के ऑपोजिशन मेंबरान ने स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को दे रखा है कि जनाब ये अक्सरियत है हमारे पास, अल्लामा नासिर अब्बास साहब होंगे सेनेट में ऑपोजिशन लीडर और नेशनल असेंबली में महमूद खान अचकजई साहब, लेकिन नहीं है। और इस माहौल में कि जहां पे अपोजिशन लीडर्स का ओहदा खाली है, वहां पर हुकूमत कहती है, ये गैर नुमाइंदा हुकूमत कहती है कि हम 27वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे। तो हम बुनियादी तौर पर जो चीज इस मुल्क में नहीं अप्रिशिएट करते वो किसी भी चीज की इखलाकी हैसियत है। कवानीन की, पार्लियामान की जब तक इखलाकी हैसियत नहीं होगी, लोग नहीं तस्लीम करेंगे, लोग नहीं मानेंगे। आप वक्ती तौर पर तो उनको नाफिज कर सकते हैं, वक्ती तौर पर लोगों के गले के से नीचे उनको गुजार सकते हैं जबरदस्ती, लेकिन इवेंचुअली ये चीजें अंडू होनी है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप देख लें, उस वक्त हमें यह बताया गया, पाकिस्तान के सामने यह मुकदमा बनाया गया कि जी इंसाफ की फराहमी के लिए बहुत जरूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि आज एग्जीक्यूटिव को मुकम्मल दस्तरस हासिल हो गई है अदलिया के ऊपर, उनकी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। और ये जो बिलावल साहब ने जो ट्वीट की, इसके अंदर 7 चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया जी। सर, मैं उसकी तफसील की तरफ आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हेड हमारे साथ हैं हारून रशीद साहब। हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये जो 27वीं आईनी तरमीम और आईनी अदालत की बात की जा रही है, आपकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है? ऑलरेडी पहले अंडर डिस्कशन था जब 26 अमेंडमेंट बनी थी। हेलो जी सर, जब ये 26 आईनी तरमीम आई थी उस वक्त इसका तो उसमें भी आईनी कोड का ही जिक्र था और आईनी कोड कंप्लीट होनी थी, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस के साथ उस वक्त 26 अमेंडमेंट आई थी कि चले अगर को फुल कोड नहीं बन सकती, इंडिपेंडेंट कोड नहीं बन सकती, तो फिलहाल आईनी बेंच तश्कील दिया जाए, लिहाजा बेंच हो गया। अब ये देखें, फेडरेशिएट कोर्ट कंस्टिट्यूशनल कोर्ट है और इंडिपेंडेंट कोर्ट है। इसी तरह अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इंडिपेंडेंट हो जाए और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट रहे, तो इसका मतलब है कि पब्लिक लिटिगेशन जो है वो इलादा हो जाएगी और पॉलिटिकल आईनी मामला जो है वो इलादा हो जाएंगे। इसके बनने में तो कोई इतराज नहीं है। आप सपोर्ट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट बार इसको सपोर्ट करती है? बिल्कुल सपोर्ट करती है। और इसलिए बाकी जो चीजें हमने गवर्नमेंट को आज प्रेस रिलीज इशू की है कि ये बिल हमें भी रेफर किया जाए और हमारी राय ली जाए, ताकि वो सारी चीजें देख के बाकी मामला जो हैं उनमें हमें किसी भी एतराज भी है। लेकिन आपको एतराज किस पे है? हम एतराज ये है कि वो जो मैजिस्ट्रेट को पावर दे रहे हैं, जुडिशियल पावर, उस पर हमें एतराज है। इसलिए कि ऑलरेडी जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं तो सारे इख्तियारात जब पहले सेपरेशन हुई थी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये उसी तरह रहना चाहिए। और सर, उसके अंदर NFC अवार्ड का 243 का भी जिक्र है, उसके ऊपर आप ओके हैं, खुश हैं? नहीं सर, वो मैंने ड्राफ्ट देखा नहीं है, मुझे डिटेल का नहीं पता। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज प्रेस रिलीज इशू की है गवर्नमेंट को, हमने ये जिक्र किया है कि आप हमें शेयर करें ताकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब।